साथियों नमस्कार। पिछली कक्षाओं में हम बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके बाद में बेंगू किसान आंदोलन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की इस कक्षा में हम बूंदी किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बूंदी की भौगोलिक अवस्थिति राजस्थान में कहाँ है। तो अगर आप राजस्थान के मानचित्र पर ध्यान देंगे तो जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर बूंदीवाड़ा भाग स्थित है और इस बूंदी वाले भाग में हमें दो किसान आंदोलन नजर आते हैं। एक तो जो बरड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन है जो 1922 में हुआ है और एक गुर्जर जाति का किसान आंदोलन है जो 1936 के आसपास हुआ है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, जब बूंदी किसान आंदोलन को पढ़ते हैं तो उसमें केवल बरड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन को ही पढ़कर छोड़ देते हैं। जो गुर्जर जाति का किसान आंदोलन है उन पर वे ध्यान नहीं दे पाते। जबकि हमें ध्यान रखना है, जैसे आरएस मेंस में जब एक बार सवाल पूछा गया था कि बेंगू किसान आंदोलन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मान लीजिए अगर वैसा ही कोई क्वेश्चन अगली भर्ती में कहीं आता है कि बूंदी किसान आंदोलन के बारे में बताइए, तो अगर जब आप बरड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में बताकर छोड़ दोगे तो आपका उत्तर आधा अधूरा रहेगा। आपको दोनों आंदोलनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बरड़ क्षेत्र किसान आंदोलन को पढ़ेंगे, उसके बाद में गुर्जर जाति किसान आंदोलन को पढ़ेंगे, तो हमारे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि बरड़ क्षेत्र क्या है, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, राजस्थान के मानचित्र पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो आपके भीलवाड़ा के आसपास क्षेत्र है वो है बिजोलिया का क्षेत्र। अब बिजोलिया से लगता हुआ जो बूंदीवाड़ा भाग है, जैसे मान लीजिए बिजोलिया का भाग है, अब इस बिजोलिया से जो क्षेत्र बूंदी के आसपास लग रहा है उस वाले भाग को बरड़ नाम से जाना जाता था। और ये जो बरड़ क्षेत्र है बूंदी के अधीन था और 1922 के आसपास यहाँ पर किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जैसा कि हम देखते हैं, हर किसान आंदोलन के पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। तो अगर हम बूंदी किसान आंदोलन के कारणों की चर्चा करेंगे तो हमें यहाँ कुछ विशेष प्रकार के कारण नजर आते हैं। जैसे बूंदी में भी जब रघुवीर सिंह जी का शासन था तो उस समय लगभग 85 प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे और यहाँ का जो प्रशासन है वो भ्रष्टाचार में लिप्त था। अब ये आपको सुनने में एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन आप जब किसी भी राजस्थान के किसान आंदोलन को पढ़ते हैं तो उन किसान आंदोलनों में केवल बूंदी ही ऐसा किसान आंदोलन है जिसके कारणों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार जैसा शब्द भी आता है। और आप किसी भी किसान आंदोलन में आप शब्द नहीं देखेंगे। तो आप इस प्रशासनिक भ्रष्टाचार को, इस शब्द को आप ध्यान रखेंगे कि इसका संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है। तीसरा जो इस आंदोलन का कारण था वो था बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन से प्रभावित होना। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जो ये बिजोलिया और बेंगू वाला भाग है उसी से लगता है आपके बूंदी वाला भाग है। जब 1897 से ही आपके बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, 1922 के आसपास आपके 1921 के आसपास आपके बेंगू किसान आंदोलन की भी शुरुआत हो चुकी थी। तो क्योंकि ये बिजोलिया और बेंगू का जो स्थान है बूंदी के निकट है, तो जाहिर सी बात है जो गतिविधियां बिजोलिया में होगी, बेंगू में होगी, उनसे बूंदी के किसान भी प्रभावित होंगे। तो ये भी इस आंदोलन का एक कारण था। फिर आप सभी जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय टैक्स क्रमवृद्धि कर दी गई थी। जो 1914 से लेकर 1919 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय युद्ध कर के नाम पर किसानों से जबरन टैक्स वसूली की जा रही थी। राजस्थान सेवा संघ का प्रोत्साहन, जैसे बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन में हम राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों पर नजर डालते हैं, तो इस संस्था ने बूंदी के किसानों को भी जागृत करने का काम किया। और अवैध लागबाग, जिस प्रकार बिजोलिया और बेंगू में या राजस्थान के किसी भी अन्य क्षेत्रों में अवैध लागबाग राजाओं द्वारा ली जा रही थी, वैसी लागबाग आपके बूंदी में मिली जा रही थी। तो इस प्रकार बिजोलिया, माफ कीजिए, जो बूंदी के किसान आंदोलन है, उन किसान आंदोलनों के जो प्रमुख कारण हैं वो हमने यहाँ पर देख ली है। और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है जिसको हमें ध्यान रखना है वह है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। इसके बाद अगर हम नजर डालें तो इस आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार हुई, ये देखिए आप इस नाम से परिचित हैं, साधु सीताराम दास के। आप जब बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ते हैं या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण पढ़ते हैं तो दोनों में ही साधु सीताराम दास का नाम आता है। बिजोलिया के अंदर किसानों को जागृत करने वाला काम साधु सीताराम दास ने ही किया था। ठीक वैसी ही बात यहाँ पर है। 1920 के आसपास बूंदी के जो बरड़ क्षेत्र है उनमें साधु सीताराम दास का आगमन हुआ। साधु सीताराम दास ने यहाँ के किसानों को कहा कि आपको भी बिजोलिया की भांति बूंदी के क्षेत्रों में स्थानीय संगठनों का निर्माण करके
जो आपके सामंत हैं, जो यहाँ के राव हैं या राजा हैं, उनके खिलाफ जो उनकी अत्याचारी नीतियां हैं उनका विरोध करना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए आपको संघर्ष करना चाहिए। साधु सीताराम दास की इस बात से प्रभावित होकर जो आपके बूंदी के अंदर जो डाबी क्षेत्र है, वहां के किसानों ने सन 1920 में साधु सीताराम दास के ही नेतृत्व में एक किसान पंचायत सभा की गठन किया, जिसका नाम था डाबी किसान पंचायत। लेकिन आप ध्यान रखें, जब कोई भी स्थानीय संगठन बनता है तो कोशिश ये की जाती है कि उस संस्था का जो मुखिया है वो किसी स्थानीय व्यक्ति को ही बनाया जाए। तो डाबी किसान जो पंचायत है उसका मुखिया, जिसे हम सरपंच बोलते हैं, हरला भड़क को बनाया गया। बिजोलिया में भी ऐसा ही था, वहां पर मन्नालाल पटेल को मुखिया बनाया गया था। और डाबी के अंदर डाबी किसान पंचायत गठन जब किया गया तो उसका सरपंच हरला भड़क को बनाया गया था। अब जब ये संगठन बन गया, ये संगठन आपके 1920 में बना था। उस संगठन के बाद में धीरे धीरे जो बूंदी वाले भागों में किसानों में जागरूकता पैदा हुई और उसके कुछ वर्षों के बाद में 1922 में किसानों ने नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में बूंदी के बरड़ क्षेत्र में एक सामूहिक और संगठित आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हमें बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब देखिए साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हर आंदोलन के कोई ना कोई आपके कार्यक्रम होते हैं, हर आंदोलन में कोई ना कोई गतिविधियां होती है। आप बूंदी के किसान आंदोलन के जिस प्रकार से कारण भी विशेष हैं, उसी प्रकार बूंदी के किसान आंदोलन के कार्यक्रम भी विशेष है। अगर आप इन कार्यक्रमों पर नजर डालें तो पहले आप उनको देखिए। जैसे जब किसानों ने आंदोलन किया तो उन्होंने तय किया था कि हम किसी प्रकार का अतिरिक्त कर नहीं देंगे, हम अपने क्षेत्र में खादी का प्रचार करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, शराबबंदी करेंगे, किसान पंचायतों का गठन करेंगे और रिश्वत नहीं देंगे। देखिए ये पॉइंट वापिस वहां से जुड़ जाता है, क्योंकि बूंदी में प्रशासनिक भ्रष्टाचार चरम पर था। तो किसानों का एक ये भी कारण था कि हम प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किसी भी अधिकारी को रिश्वत नहीं देंगे। अब आप जो इस प्रकार के कार्यक्रम अन्य किसान आंदोलन में नहीं देखते, अब जब आप इसको देखेंगे कि खादी का प्रचार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, शराबबंदी और किसान पंचायतों गठन करना, ये सारी बातें हमें इस ओर संकेत करती है कि जो बूंदी का किसान आंदोलन है वो राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ा हुआ था। क्योंकि इसी समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हो रहे थे, और जब हम उनके आंदोलनों को देखते हैं तो उनके आंदोलनों के कार्यक्रम यही होते थे: खादी का प्रचार करना, स्वदेशी को अपनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, शराबबंदी करना। और इस आंदोलन में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों को अपनाया गया है। तो यहाँ पर अगर आर एस मेन जैसे एग्जाम अगर सवाल पूछ लिया जाए कि राजस्थान के किसान आंदोलन राष्ट्रीय घटनाओं से, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित है, तो हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से, इन उदाहरणों के माध्यम से ये बात आसानी से समझा सकते हैं। जब इस प्रकार के कार्यक्रम किए गए तब किसानों और वहां की स्थानीय सरकार के बीच में टकराव होना आम बात है। तो बूंदी की सरकार ने एक जांच आयोग बिठाया। 1922 में ये जांच आयोग बना, जिसमें मुखिया मदन मोहन लाल और हरिनाथ सिंह जी थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब हम देखते हैं जब कोई जांच आयोग आता है तो उसमें केवल सामान्य अधिकारी आते हैं। लेकिन बूंदी में हमें एक और विशेष घटना नजर आती है कि इस आयोग के साथ कुछ सैन्य अधिकारी भी भेज दिए गए, क्योंकि बूंदी सरकार को ये लगा कि अगर मान लीजिए आयोग के सदस्यों और किसानों के बीच में कोई हिंसक घटना हो जाए तो इन सदस्यों की सुरक्षा के लिए कोई न कोई सैन्य अधिकारी भी साथ रहना आवश्यक है। तो हम ध्यान रखेंगे, जब 1922 में जब बूंदी में पहला आयोग भेजा गया तो मदन मोहन लाल और हरिनाथ सिंह जी के साथ सैन्य अधिकारी भी भेजे गए थे। अब देखिए साथियों कि सैन्य अधिकारियों को भेजने का दुष्परिणाम क्या हुआ। अधिकतर क्या होता है, जब कोई आयोग आता है तो स्थानीय किसानों से वार्तालाप करता है, पर क्योंकि यहाँ आयोग के सदस्यों के साथ सैन्य अधिकारी भी आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसानों और आयोग के सदस्यों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो गया। और इस संघर्ष के दौरान ही जब किसानों को ऐसा लगा कि आयोग मात्र खाना पूर्ति है, इससे किसानों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी, किसानों को कोई हित नहीं साधा जाएगा, तो उन्होंने फिर बूंदी के डाबी क्षेत्र में सम्मेलन करने की सोची। और 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक क्षेत्र में किसानों का सम्मेलन हुआ। यहां पर किसानों का नेतृत्व 2 नेताओं ने किया, एक आपके नानक जी भील थे और एक आपके देवीलाल गुर्जर थे। इन दोनों ने इस सभा का नेतृत्व किया और इस सभा में किसानों की ओर से नानक जी भील ने स्थानीय जो अत्याचार है, जो टैक्स वर्दी है, उसका विरोध किया
और अपनी बात आम जन के सामने रखने के लिए, ये जो पूरी की पूरी घटना है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक गीत के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। जैसे गीत के यहाँ कुछ बोल लिखे हुए हैं, जैसे गाडा रेजो रे मर्दा थाको दुख मिट जासी, सभा माई ने घुस जावेगी अन्याय की फौज, बंदूका तलवार चाल सी तो मत कर जो सोच, गाडा रेजो रे मर्दा। अब आप जब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है नानक जी भील स्थानीय किसानों को चेतावनी दे रहे हैं कि हमें मजबूत रहना है, अन्याय की फौज आएगी, बंदूकें भी चलेगी, तलवारें भी चलेगी, लेकिन हमें उनकी फिक्र नहीं करनी है, हमें मजबूत रहना है। और इस गीतों के माध्यम से, इन जोशीले वक्तव्यों के माध्यम से किसान और भड़क गए। और हम अंत में देखते हैं कि जो इस पूरे के पूरे जो किसान सभा है, इस पर स्थानीय सरकार के एक आपके अधिकारी इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई और इस गोलियों में नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर जैसे किसान नेता शहीद हो गए। इतिहास में इसी घटना को डाबी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब आप पर ध्यान दीजिए साथियों, आप क्या करते हो, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो तो केवल ये पढ़ते हो डाबी हत्याकांड कब हुआ, गोलियां किसने चलाई, कौन शहीद हो गए। मेरे अनुसार ये केवल फैक्ट याद रखना कोई महत्वपूर्ण नहीं, फैक्ट तो सारे यहीं आगे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार आयोग आया, किस प्रकार आयोग के साथ सैन्य अधिकारी आए, सैन्य अधिकारियों से किसानों का संघर्ष हुआ, तो वो उन्होंने डाबी में किसान सभा की जहां पर नानक जी भील ने तेजस्वी अपने ओजस्वी भाषणों से लोगों को प्रोत्साहित किया। फिर इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई और नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर जैसे जो महान हमारे जो किसान नेता है वो शहीद हुए। तो आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखेंगे। आगे अगर देखें, जब ये घटना हुई, अब इस घटना की प्रतिक्रिया क्या हुई, क्या क्या हुआ, तो देखिए विद्यार्थियों, जो राजस्थान सेवा संघ है, राजस्थान सेवा संघ ने रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त के नेतृत्व में एक जांच दल भेजा। अब ये कई बार परीक्षा पूछते हैं कि डाबी हत्याकांड के बाद राजस्थान सेवा संघ ने किन के नेतृत्व में जांच दल भेजा, तो सामान्य सी बातें हैं रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त को। इसके बाद में जो तरुण राजस्थान है, नवीन राजस्थान है, राजस्थान केसरी है, प्रताप समाचार पत्र है, उसमें इस घटना की निंदा की गई। अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है और अधिकतर परीक्षा पूछ लेते हैं, इस घटना के बाद में माणिकलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में अर्जी नाम से ये अर्जी शीर्षक से गीत लिखा था। ऐसा ये गीत माणिकलाल वर्मा ने पंचड़ा गीत भी लिखा था, उसका संबंध आपके बिजोली किसान आंदोलन से है। पर जो अर्जी शीर्षक से लिखा गीत है वो आपके बूंदी किसान आंदोलन से है और वो उन्होंने नानक जी की याद में लिखा था। इन सारी जब प्रतिक्रियाओं को ध्यान बूंदी की सरकार ने दी तो उन्होंने फिर से एक आपका आयोग भेजा। इस बार आयोग में पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और भेरूलाल थे। इन तीनों के नेतृत्व में एक आयोग भेजा और कहा गया कि आप जो किसानों और हिंदुस्तानी सरकार के बीच में टकराव हुए, आप उस टकराव को शांत करवाइए। साथियों, ये आयोग तो आ गया, लेकिन इस आयोग के आने से पहले ही ये बातें हो चुकी थी कि अगर ये आयोग इकराम हुसैन को दोषी नहीं मानती है तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे, अगर उसे सजा मिल जाती है तो हम समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस आयोग ने इकराम हुसैन को निर्दोष मान लिया। अब इस निर्दोष मानने से क्या हुआ कि किसानों और स्थानीय सरकार के बीच में पुनः संघर्ष उत्पन्न हो गया। लेकिन इस बार जो स्थानीय सरकार है उसने रूढ़िवादी सोच को अपनाते हुए और दमन की नीति को स्वीकार करते हुए जो राजस्थान सेवा संघ है उस पर रोक लगा दी, समाचार पत्रों पर रोक लगा दी, कई सारे नेताओं का बूंदी में आना वर्जित कर दिया। इस प्रकार से संघर्ष निरंतर बढ़ता गया। निरंतर संघर्षों के दौरान ही बूंदी सरकार ने स्थानीय किसानों को टैक्स में कई प्रकार की छूट दी, बेगार से भी कई प्रकार की छूट दी और जो विभिन्न प्रतिबंध लगाए थे उनमें भी ढील दे दी। तो इस प्रकार कुछ रियायतें यहाँ पर किसानों को दी गई हैं और किसान भी क्योंकि संघर्ष के दौरान नेतृत्वहीन हो चुके हैं, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ पर वो प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, कोई बाहरी नेता बूंदी में प्रवेश नहीं कर सकता, समाचार पत्र पर रोक लगा दी गई है, तो किसान और उनका आंदोलन भी एक प्रकार से नेतृत्वहीन हो चुका था और किसानों को यहाँ पर कुछ छूट भी दी जा रही थी। तो किसानों ने भी समझौता का रास्ता अख्तियार किया और 1923 के आसपास इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार साथियों, जो बूंदी का बरड़ क्षेत्र में होने वाला किसान आंदोलन है वो समाप्त हुआ है। अगर हम आगे देखें बूंदी के अन्य भागों में होने वाले किसान आंदोलन में, तो 1936 का गुर्जर किसान आंदोलन आता है। अब ये गुर्जर किसान आंदोलन नाम क्यों हुआ? क्योंकि इस आंदोलन में गुर्जर जाति के किसानों की संख्या ज्यादा थी।
अब इनके कारणों की चर्चा करें तो सामान्य वही कारण जब हमने बर्ड क्षेत्र किसान आंदोलन में पढ़े हैं, लेकिन दो तीन कारण हमें अलग से भी नजर आते हैं। जैसे नुक्ता मृत्यु भोज पर रोक लगाना। बूंदी के किसान जो मृत्यु भोज जैसे अवसर या फिर हम कह सकते हैं समारोह करते थे, लेकिन उसको बूंदी की सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया और जो व्यक्ति इसमें शामिल होता है उस पर जुर्माना भी लगाया जाने लगा, उनकी गिरफ्तारियां भी होने लगी। तो किसान इससे दुखी थे। इसी प्रकार बूंदी के क्षेत्र में पशु गणना की शुरुआत हुई, लेकिन इस पशु गणना से क्या हुआ, स्थानीय किसानों में एक आशंका जाग गई कि ये जो सरकार है पशु गणना करेगी और बाद में पशुओं की संख्या के अनुसार किसानों पर टैक्स लगाएगी। तो किसानों ने इस पशु गणना का भी विरोध किया। जब ये आंदोलन हो रहा था तो 1939 के आसपास जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बूंदी सरकार ने पुनः युद्ध कर के नाम पर टैक्स को बढ़ा दिया। तो इन तीनों और अतिरिक्त कारणों से 1936 के आसपास बूंदी के गुर्जर किसानों ने भी आंदोलन की पुनः शुरुआत की। 1936 से एक क्षेत्र है बूंदी में हिंडोली, वहां पर धुलेश्वर महादेव मंदिर में किसान एकत्रित हुए और आंदोलन की शुरुआत की। और 1943 के आसपास जब किसानों को कुछ रियायतें मिली तब जाकर ये आंदोलन आपके समाप्त हुआ। तो इस प्रकार साथियों, हम आज की कक्षा में बूंदी किसान आंदोलन के बरड़ क्षेत्र का और गुर्जर जाति किसान आंदोलन दोनों पढ़ चुके हैं। मैं एक बार पुनः आपको याद दिलाऊं कि बूंदी क्षेत्र के किसान आंदोलन में केवल बरड़ किसान आंदोलन को भी नहीं पढ़ना है, गुर्जर जाति किसान आंदोलन भी महत्वपूर्ण है। हमने आंदोलन के कारणों को देख लिया, इसके बाद में आंदोलन किस प्रकार शुरू हुआ, कौन कौन से कार्यक्रम है, कौन सा जांच आयोग आया है, किस प्रकार से डाबी हत्याकांड हुआ है, किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं आई हैं और किस प्रकार से किसानों पर रोक लगाई है, कैसे यह आंदोलन शांत हुआ है और किस प्रकार से गुर्जर किसान आंदोलन हुआ और वो भी 1943 के आसपास वो आंदोलन भी शांत हो गया। अब हम अगली कक्षा में किसी और किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।